नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, लेकिन इन तमाम प्रदेश अध्यक्षों में एक चीज जो कॉमन है, जो देखने को मिल रही है, वो ये है कि तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो या तो दलित समाज से हैं या फिर पिछड़ा समाज से। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों पर है। तो क्या ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दलितों और पिछड़ों के भरोसे 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं? क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो ऐसे कई प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मौजूदा समय में भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। इसके बावजूद कि पिछले कई चुनाव जो है वो उनकी देखरेख में पार्टी ने हार का सामना करना पड़ा है, उसके बावजूद भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा गया। समाजवादी पार्टी की चाहे बात की जाए या फिर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले कई चुनाव में जो है उन्होंने जीत हासिल नहीं कर पाई। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो तमाम इन नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। क्या इनका सांगठनिक जो अनुभव है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? संगठन में काम करने का काफी लंबा अनुभव, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, या फिर काफी वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अनुभव जो है वो काफी ज्यादा है और साथ साथ भरोसेमंद भी है, इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है। तो इसी पर आज बातचीत होगी कुरुक्षेत्र में, और तमाम जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शबनम जी जो है वो जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। साथ साथ दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी दिलीप जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं आपसे शबनम जी। देखिए, पिछड़ों और दलितों को टारगेट कर 2024 की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं लड़ी जा रही है। आपकी पार्टी ने भी शुरुआत कर दी है, तमाम अन्य पार्टियों ने भी शुरुआत कर दी है। तो क्या 2024 में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी क्या दलितों और पिछड़ों पर ही फोकस करने वाली है? शबनम जी। जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा देती आई है और जिसको कि अपने योजनाओं के साथ साथ अपने संगठन, अपनी सरकार सब पर लागू करती है। और उन नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऐसे नारे के साथ हमने कभी भी किसी एक वर्ग को अलग नहीं किया है। निश्चित तौर पे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों पे विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ अगड़े वर्ग को भी छोड़ा नहीं गया है। तो हमारे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आते थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी जाति से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है उनकी काबिलियत पे, उनके संगठन को की समझ को, और उनकी जो एक मजबूत इच्छा शक्ति और कार्यशैली है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष में। उनका संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ कैसा तालमेल है, कितनी उनकी पॉपुलैरिटी है संगठन के अंदर में, बहुत से ऐसे बिंदु देखे जाते हैं और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। केवल जाति देखने के बाद किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता या कोई पद नहीं दिया जाता। हर पद के लिए उनकी काबिलियत को प्राथमिकता पे रखा जाता और उनकी क्या उपयोगिता किस पद के लिए होगा, इसको विशेषकर हमारी पार्टी देखती है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से तमाम कहा जाए कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, दिलीप जी आपके पास आते हैं, आपने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनका कहना यही है कि हम देखिए सभी समाजों को साथ में लेकर चलते हैं। निश्चित तौर पर हर पार्टी यही कहती है, लेकिन इसके पीछे का गणित सभी अच्छी तरह से समझते हैं। दिलीप जी, कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो क्या है, ये आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। शांतनु जी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब कोई व्यक्ति उच्च पद पे पहुंच जाता है, संपन्न हो जाता है, तो वो पिछड़ा कैसे रह जाता है या पिछड़े वर्ग से कैसे रह जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक कहावत तक रह गई है। हम व्यक्तियों को ऊपर लाने की बात करते हैं, लेकिन हम संबोधन उसी नाम से करते हैं जिस नाम से हम उनको ऊपर लाने की बात करते हैं, और ये संबोधन कभी नहीं छूट रहा है। आप देखिए, उस वर्ग से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश के शीर्षस्थ पद तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका अलंकरण है या जो उनका नामकरण है वो उसी वर्ग से किया जाता है जिस वर्ग को उठाने की बात करी जाती है।
राजनीति में हमेशा एक होड़ लगती है शांतनु जी, और वो होड़ दलितों को, शोषितों को, वंचितों को ऊपर लाने की लगी हुई है। और ये पिछले कई दशकों से, यानी कि आज़ादी के बाद से अब तक हर राजनीतिक पार्टी इस बात का दम भरती है कि वो इस वर्ग को ऊपर लाने के लिए काम कर रही है। अगर आप उसी वर्ग को ऊपर लाने के लिए काम कर रहे हैं तो अब तक वो वर्ग ऊपर क्यों नहीं आए हैं? और अगर ऊपर आ जाएंगे तो आपकी राजनीति शायद एक स्टंट में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को इसी तरीके से बार बार रिपीटेशन में लाया जाता है। ये बात सही है कि हर वर्ग का फोकस इन्हीं लोगों पर रहता है। हर राजनीतिक पार्टी का जो फोकस है वो इसी वर्ग पे रहता है। उसका कारण होता है कि इससे एक राजनीति की हवा चलती है, एक जो सिंपैथी होती है उस वर्ग के लोगों में। ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण क्लास है उसमें गरीब लोग नहीं है, या उन्हें संसाधनों की जरूरत नहीं है, या उनके यहाँ सारे लोग वेल ऑफ हैं, ऐसा नहीं है। उनके भी बहुत सारे से गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होती है क्योंकि वो जातिगत तरीके से अपर क्लास में आते हैं। देश में, या जो अगर हम संविधान की बात करें या राजनीतिक प्रिंसिपल्स की बात करें, तो व्यक्तियों को ऊपर लाने की बात होनी चाहिए। जो व्यक्ति दलित है, जो व्यक्ति दलित है, जाति नहीं, जो व्यक्ति दलित है, शोषित है, वंचित है, जिसको जरूरतमंद है, उसको लेकर के राजनीति हो, उसको ऊपर लाने की बात हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जाति जो है वो भारत में राजनीति की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, और वो रीढ़ की हड्डी अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई राजनीतिक पार्टी उससे अलग हटके बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल दिलीप जी, देखिए फिलहाल तो होड़ जो है इस बात की लगी हुई है कि आखिर दलितों और पिछड़ों का जो वोट है वो कैसे हासिल किया जाए, और इसी वजह से देखा आपने कि तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए हैं वो किस समुदाय से आते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, और इसके अलावा हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास आते हैं। देखिए अब कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है, बहुत बधाई आपको आपकी पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। क्या रणनीति है और क्या सोचकर कहा जाए कि जो ब्रजलाल खाबरी जी हैं उनको कमान प्रदेश की सौंपी गई है? शैलेंद्र जी देखिए, ब्रजलाल खाबरी को और अपने साथ में 5 और लोगों को ये सब तमाम जितनी भी चीज़ें सौंपी गई हैं जी रणनीति के तहत है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर देश में कोने कोने तक महंगाई से आम आदमी लदा हुआ है। हर वर्ग के लोगों की लड़ाई के लिए एक चुनिंदा व्यक्ति दिया गया है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि तमाम साथ जो है वर्ग के लोगों को लिया गया, क्या वो वर्ग ऊपर आया कि नहीं आया? देखिए, समय समय पर लोग ऊपर आते गए, जो ऊपर आते गए उन्होंने अपना स्पेस छोड़ा, दूसरों के लिए स्पेस बनता गया। जाति, वर्ग, मजहब, धर्म, पंथ, इन सब की जो एक संरचना है वो जिस तरह से लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, उसी तरह से हम उस संरचना पे काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो अगला 2024 का इलेक्शन है उसमें मूलभूत आवश्यकताएं, जो कि 2013 में 65 रुपये कड़वा तेल था, आज 240 रुपये पहुँच चुका है। 350 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज की तारीख में 1100 रुपये का हो चुका है। CNG 25 रुपये में थे, आज 96-97 रुपये में पहुँच चुकी है। इन सब तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको देख करके जो तमाम चीज़ें ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि अब उनसे लड़ना ही जो है एक मजबूरी बची हुई है। कुल मिला के आम आदमी जो आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस आधुनिक सर मेरा सवाल शैलेंद्र जी ये है कि जो आधुनिक कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचकर, क्या देखकर ब्रजलाल खाबरी जी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है? क्या कुछ तो सोचा होगा ना सर? ब्रजलाल खाबरी को जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपकी पार्टी ने, तो कुछ तो सोचा होगा। बताइए ना सर, क्या विजन है पार्टी का और क्या क्यों ये फैसला लिया गया? वही उसी जी बताया तो विजन साफ क्लियर है कि गरीब आदमी तक, आम आदमी तक तो आवश्यकताएं नहीं पहुंच पा रही हैं। जो गरीबी का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से लूट मची हुई है, लूट की छूट दी हुई है सरकार में, उसी वर्ग के, हर वर्ग के व्यक्ति के लोगों को लड़ने के लिए नेतृत्व में लाया गया है। वही बताया तो विजन क्लियर है कि ये जो रोटी लंगोटी की लड़ाई पे हम वापस आ गए हैं, जो 23 करोड़ लोगों को हमने आगे बढ़ाया था, जो 27 करोड़ लोगों को अब इन्होंने पीछे कर दिया है, उसी लड़ाई के लिए ये नेतृत्व बनाया गया है। उसी की बात सब उठाएंगे, उसी मामले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम देश की उन्नति, तरक्की, एकता, अखंडता, संप्रभुता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हिंदुस्तान की राजनीति में
जो है जननेता जननायक आज राहुल गांधी जी पूरे जो है हिंदुस्तान में पदयात्रा की बात कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, एक जो है धर्म को मजहब से दिल को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस लाइन में ही तो काम कर रहे हैं, इसी जो है मुद्दे पे काम कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे आगे बढ़ाने के लिए ये एक समूह बनाया गया है। अभी तो ये छोटी माला है, एक बहुत बड़ी माला बनकर तैयार हो रही है जो आगे चलकर जनता के लिए, जनता को पहनाई जाएगी और जनता को इन महंगाई जो है महंगाई की मार करने वालों को हटा करके उन्हें उनके सपुर्द में जो है आम आदमी की ज़रूरतों को, चीज़ों को लेकर जो है उस पर रेट की कमी को लेकर के जो मुद्दे बनेंगे उन पर जो माला बनेगी वो जनता को पहनाई जाएगी। ठीक है मनोज जी, आपके पास आते हैं। देखिए, एक बार फिर से अगर देखा जाए तो नरेश उत्तम पटेल जी को कमान सौंपी गई है, प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने सौंपी है। गैर यादव जो ओबीसी वोट है उस पर क्या समाजवादी पार्टी की नज़र है? क्योंकि देखिए, नरेश उत्तम पटेल एक ऐसे नेता हैं जो कहा जाए कि समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से वो समाजवादी पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं भरोसेमंद भी है। और शिवपाल यादव के बाद कहा जाए कि उनको ही कमान सौंपी गई है, तो गैर यादव जो ओबीसी वोट है उसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी का ये फैसला है। क्योंकि अगर नरेश उत्तम पटेल की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि जो पटेल वोट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर है, उनका बोलबाला ज़रूर है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले चुनावों में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। समाजवादी पार्टी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। मनोज जी, जिस दौर में हम राजनीति कर रहे हैं या जिस दौर की हम चर्चा कर रहे हैं, इस दौर में अगर आप किसी नेता के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत होगा। गलत इसलिए होगा, आजकल सिर्फ परफॉर्मेंस 2-3 एजेंसियों की देखी जा रही है। वो है चुनाव आयोग, वो हैं तमाम सारे सरकारी संस्थान, जैसे वो चाहे पुलिस का हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, या जो और भी तमाम सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो किसी भी सरकार को गिराने में, किसी भी सरकार को बनाने में पूरी तरीके से सहयोग दे रही हैं। उनका परफॉर्मेंस ही काउंट हो रहा है और उन्हीं के परफॉर्मेंस पे आजकल चर्चा भी हो रही है। वो सीबीआई भी हो सकती है, ईडी भी हो सकती है, और जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया। निश्चित तौर पे मनोज जी अपनी जो कहा जाए कि नाकामयाबी का ठीकरा इस तरह से दूसरों पे फोड़ना उचित नहीं है ना सर। हर बार आप जब भी सुनिए ना सर, जब भी बात की जाती है तो आप सीबीआई और ईडी इन्हीं सब की बात करने लगते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की भी बात करिए ना सर। अरे आप थोड़ा धैर्य धीरज रखिए, मैं तो उदाहरण के साथ बात करता हूँ। क्या मध्य प्रदेश में किसी नेता की असफलता थी? क्या गोवा में किसी नेता की असफलता थी? क्या महाराष्ट्र में किसी नेता की असफलता थी? या तमाम सारे और स्टेटों में जहां सरकार बना ली बीजेपी ने, क्या वहां के लीडरान किसी भी राजनीतिक दल के हो, कांग्रेस के हो, विपक्ष, कर्नाटका की बात कर लो, क्या वहां पे समाजवादी और कांग्रेस और सब मिलके क्या वो असफल थे? क्या उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था? नहीं दिखाया था। लेकिन उनके परफॉर्मेंस को जीरो करके आप तो ईडी वाला परफॉर्मेंस देख रहे हैं। खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल राइज किया, इसका जवाब है, और अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति जवाब ना दे आपके सवाल का या मौजूदा परिस्थितियों का, मेरे ख्याल से वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है बहस का। लेकिन मैं आता हूं कि आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी पे बात हुई। निश्चित तौर पे जब पार्टी का गठन हुआ तब से वो समाजवादी पार्टी में, उससे पहले वो समाजवादी विचारधारा जनता दल से लेके और जितने भी राजनीतिक समाजवादी विचारधारा के थे उनमें वो रहे और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति जातिगत नहीं, हम वर्ग के आधार पर निश्चित तौर पे लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। वो दुनिया से पता है कि पिछड़ों की क्या दिक्कतें हैं, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की क्या समस्या है उनकी लड़ाई, दलितों की क्या समस्या है उनकी लड़ाई, और जो अभी एक वक्ता कह रहे थे कि सवर्णों की, निश्चित तौर पे समाजवादी व्यवस्था में सभी का स्थान है, कोई छूटा नहीं है। लेकिन देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। ट्रेंड ये है कि जब देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो देश के एक मंत्री कैबिनेट के वो ये कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष, उस निवर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष भी उस तत्कालिक थे, उन्होंने कहा कि हम दलित जाति का राष्ट्रपति दें। फिर जब आदिवासी दिया तो कहा आदिवासी जाति का राष्ट्रपति दे रहे हैं। ये ट्रेंड किसने सेट किया? तो बीजेपी ने सेट किया है।
और इस ट्रेंड को अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल अपना रहा है, कह रहा है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाया है, कोई कह रहा है कि हमने मुख्यमंत्री दलित बनाया है, कोई कह रहा है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा बनाया है, तो ये सारी बातें बीजेपी को सोचने पड़ेंगी। ठीक है, इससे पूर्व में ये चर्चाएं नहीं होती। शबनम जी देखिए, कई गंभीर आरोप मनोज यादव की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी बना लीजिए, नेता की परफॉर्मेंस पे बात नहीं, क्योंकि आप जो है ना सीबीआई, ईडी, ये तमाम एजेंसियां जो है ना, जिला प्रशासन पूरा जो है वो पीछे लगा देते हैं, तो परफॉर्मेंस की बात करना तो यहाँ पर बेईमानी हो जाता है। शबनम जी देखिए शांतनु जी आपने इन दोनों पार्टियों से प्रदेश अध्यक्ष पे चर्चा किया, पर ये प्रदेश अध्यक्ष पे चर्चा करने के बजाय ये ईडी, सीबीआई अलग अलग मुद्दे पे बोलने लगे। उसकी वजह है, ऐसा नहीं कि कोई बेवजह मुद्दे से अलग हटके बोलने लगता है। इन्होंने ये दोनों पार्टियां मुद्दे से हटकर इसलिए बोलने लगे क्योंकि इन दोनों पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष एक डेकोरेटिव पद है। सारा काम परिवार का मुखिया करते हैं, चाहे अखिलेश यादव जी एक पार्टी में हो और दूसरी पार्टी में प्रियंका गांधी करेंगी, मुद्दे से तो हटके हम कैसे बोल रहे हैं? सिंबॉलिक रखे जाते हैं। शांतनु जी ये बताइए, मुद्दे से हटकर हम कैसे बोल रहे हैं? महंगाई मुद्दा है, आएंगे शैलेंद्र जी, महंगाई मुद्दा है, हाँ रहेगा जी, बिल्कुल बना दिया इन्होंने महंगाई आएंगे मुद्दा। शैलेंद्र जी आपके पास आएंगे जी। मुद्दे से हटके कहाँ बोला हमने? ये क्या सिंबॉलिक 1100 बनाते का हैं सिलेंडर नहीं क्योंकि है? इनके लिए प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं है। आपने देखा कि जब 2022 की चुनाव हुआ तो प्रियंका गांधी जी ने कहा हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अभी 6 प्रांतीय अध्यक्ष और 1 प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कहाँ गई वो 40% महिलाएं? कहीं नहीं है। तो ये तो है, ये दलित बना ले, पिछड़ा बना ले, अगड़ा बना ले, आदिवासी बना ले, कुछ भी ये बना ले, पर होना वही है जो इनके आला कमान परिवार से ठीक कहा है जाए। शैलेंद्र तो जी बताइए, परिवारवादी 40% पार्टियों महिलाओं का उसी वादा किया था तरीके से आपने, नरेश जो पूरी पटेल टीम जी बनाई, जो जो है, टीम 7 बनाई है, उसमें उन एक पर भी हावी महिला अखिलेश शामिल जी नहीं रहते है। हैं। बताइए शैलेंद्र जी। एक मिनट इतना घबरा क्यों गए लोग, इतनी घबराहट क्यों है? अभी तो 6 ही नाम घोषित हुए हैं, अभी कमेटी बननी है, उपाध्यक्ष बनेंगे, महामंत्री बनेंगे, सचिव बनेंगे, तमाम लोग बनेंगे, इतनी घबराहट क्यों है? भाई आप लोग इतनी खलबली क्यों मच रही है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता को इन्होंने 300 रुपए का सिलेंडर 1100 का दिया है, इसलिए खलबलाहट है। क्योंकि इन्होंने 65 रुपए कड़वा तेल 250 को बेचा है, इसलिए खलबलाहट है। तो ये खलबलाहट जो है, हड़बड़ी जो है, जो इतनी बौखलाहट मच रही है, मैं समझ रहा हूँ। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हमें कितना गुमराह करेगी और कितना कर सकती थी, सब कर चुकी है। अब शैलेंद्र आने वाले वक्त में महिलाओं को जगह मिलेगी ना सर, संगठन में जगह मिलेगी महिलाओं को शैलेंद्र जी? उस पर अरे बिल्कुल मिलेगी, 200% मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी, 200% मिलेगी। अरे भाई जे हमारे सामने बैठी हुई है शबनम पांडे जी, हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्से से निकल के गई हैं। आज उन्नति तरक्की है इनकी, आज टीवी में बैठ कर बोल रही हैं, ये कांग्रेस की बनाई हुई उपलब्धि है। आप समझिए बात को, हमने निकाला, हम बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम इन्हें भी बढ़ा चुके हैं, आगे भी बढ़ाएंगे और लोगों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब मुझे शर्म आती है कि शबनम पांडे जी को इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, इतने दिन से वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई मंत्रालय मिला, कोई मंत्री पद मिला, कोई अध्यक्ष बना, कोई उपाध्यक्ष बना, पार्टी का हर जगह पहुंच सकती है, कुछ उनके मिला? वो भी तो महिला है, बताएं। देखिए, मैं महिला होने के नाते पार्टी ने मुझे एक सम्मानित जगह दिया है, संगठन में सम्मानित जगह दिया है, पर मैं यही जानना चाहती हूँ 40% आरक्षण क्या ढिंडोरा पीटने के बाद एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनती, न प्रांतीय न प्रदेश? तो ये चिंता का विषय है ना कि कैसे महिलाओं को दरकिनार किया गया। और अखिलेश जी की पार्टी में अखिलेश जी के अलावा सबको जीरो माना जाता है। नहीं, कंफ्यूजन मत करिए, जनता को कंफ्यूज मत करिए जी। अध्यक्ष बने हैं ममता चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष 6 अध्यक्ष का नाम आया है, देश प्रदेश जानता वो महिला कांग्रेस में है, वो महिला कांग्रेस में। शैलेंद्र जी, ये कह रही है कि
प्रांतीय अध्यक्ष आपने बनाए हुए हैं, उनमें एक भी महिला का नाम शामिल नहीं है। 35% महिलाओं को मेन बॉडी में आरक्षण दिया गया, 33%, पर आज भी 40% बोलने वाली प्रियंका गांधी जी ने एक भी महिला को जगह नहीं दिया अध्यक्ष पद पर। हम सब काम करेंगे, हम अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, चाहे उसमें आप ही क्यों ना हो, आपके लिए भी लड़ेंगे। ठीक है भाई 40% जो महिलाओं के लिए इतना ढिंडोरा पीटा गया चुनाव में, वो कहाँ गया, वो कहाँ हवा हवाई हो गया? जवाब दीजिए। शांतनु जी, सब कुछ यहीं तय हो जाएगा क्या? ठीक है ठीक गया है नहीं है, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। दिलीप जी, देखिए दिलीप जी, जिस तरह से अभी उसमें आएगा। ठीक है, जिस तरह से मनोज जी ने कहा कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये ट्रेंड एक्सेप्ट करती है, कहा यह जाता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या इस तरह का बड़ा कोई चुनाव होता है तो एक चेहरा सामने लाया जाता है, उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि देखिए फलाने वर्ग से हम इस चेहरे को लेकर आए हैं। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी अगर ट्रेंड कर रही है, शुरू कर रही है, तो फिर अन्य पार्टियां जो है अगर इसी लीग पर चलती हैं तो इसमें गलत क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी शुरू नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को आगे बढ़ा रही है, इस बात को आगे बढ़ा रही है और पुरजोर तरीके से बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बदलाव के मद्देनजर देश की जनता ने वोट दिया था, लेकिन वो बदलाव जो जातिगत राजनीति का है, जो जातिगत प्राथमिकता का है, वो बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि उस चीज को और पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि हम इस जाति का, इस वर्ग का, यहाँ का आदमी उठा करके हम इस पद पे बैठा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो कहीं का भी पद हो। और जातिगत प्राथमिकताएं हिमांशु जी हर राजनीतिक पार्टी में थी और हैं, और हर जाति को लेकर के जातिगत प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जातिगत सम्मेलन होते हैं, जाति के आधार पर किसका कितना वोट परसेंटेज है, इस हिसाब से उनके अगुवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, उसे पद दिया जाता है। तो कोई राजनीतिक पार्टी कमोवेश इस बात को नकार नहीं सकती है कि हमारे यहाँ जातिगत बातें नहीं करी जाती हैं, जातिगत प्राथमिकताएं नहीं दी जाती है, या जाति के आधार पर टिकट नहीं दिए जाते हैं, या पद नहीं बांटे जाते हैं। ये सब पार्टियों में हो रहा है, ये खत्म होना चाहिए। इस खत्म होने की शुरुआत हमेशा सत्ता के ऊपर जाती है, शुरुआत जो सत्ता में होता है वो करता है, लेकिन सत्ता की मजबूरी है कि सत्ता अगर इस बात को छोड़ेगा तो विपक्ष इस बात को आगे बढ़ाएगा। जैसे आप मायावती का एग्जाम्पल ले लीजिए, मायावती आई इस देश में राजनीति में इसी बात पर थी, उन्होंने कहा था कि दलितों शोषितों को कि तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों में से कुछ नहीं हो, तुम एक अलग जाति हो, तुम्हें बहुत सताया गया है, इसलिए तुम्हें अब आगे आना है, तुम्हें राज करना है। तो जब आपको ये बेस लेकर के, जातिगत बेस लेकर के राजनीति में सफलता मिलती है और सफलता के परचम आप लहराते हैं, तो आप उस बेस को नहीं छोड़ पाते हैं। और ये अब राजनीति का एक तरीके से दूसरा रूप बन गया है, और ये रूप इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि जो वास्तविक राजनीति है वो पीछे हो गई और जातिगत राजनीति प्राथमिक हो गई। तो काफ़ी कहा जाए कि देखिए ये जो राजनीति जो है, जो जातिगत राजनीति है दिलीप जी, कहीं ना कहीं खतरनाक होने वाली है। नहीं खतरनाक अब इससे ज्यादा क्या होगी? आप देखिए जातिगत वर्गीकरण हो गए हैं पूरे देश में। हर पार्टी कहती है कि हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। संविधान तो कहता है इस देश की कोई जाति ही नहीं है, और जाति के हिसाब से आप चीज़ों को क्यों बांट रहे हैं? आपने जातिगत कानून बना रखे हैं, आपने जातिगत सरकारी स्कीमें बना रखी हैं, आप जातिगत रिजर्वेशंस देते हैं। जिस देश में कानून भी जाति को लेकर के बन रहा होगा, वहां आप कैसे कह सकते हैं कि जातिगत प्राथमिकताएं नहीं है? ये तो कानून, और कानून कौन बना रहा है? कानून सरकार बना रही है। SC/ST एक्ट अलग से बना हुआ है, क्यों बना हुआ है भाई? सताया तो कोई भी जा सकता है, इंसान सताया जा सकता है, SC/ST क्यों सताया जाएगा? और वो भी इतने कड़े कानून है उसके अंदर कि अगर आपके खिलाफ FIR हो गई तो आप पहले जाइए अंदर, उसके बाद फिर आपकी बात सुनी जाएगी। तो जहां जाति को इतनी ज्यादा प्राथमिकताएं दी जाएंगी, चाहे वो कानूनी आधार पे हो, चाहे वो सरकारी आधार पर हो, चाहे किसी आधार पर हो, जाति के हिसाब से आपने यहाँ पर माइनॉरिटी बना रखा है। जो अब माइनॉरिटी में नहीं भी लोग हैं वो भी माइनॉरिटी में अब कहला रहे हैं। तो ये सारी कमियां आप ही की दी हुई तो हैं, और सारी इसकी जिम्मेदारी हिमांशु जी किसी एक राजनीतिक पार्टी पर नहीं जाती। हर राजनीतिक पार्टी का इसमें योगदान है, और वो योगदान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर आदमी को सत्ता चाहिए, और सत्ता पाने का ही आसान रास्ता है। ठीक है, लेकिन सर अगर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक जो धारणा है वो ये है कि अत्याचार जो है वो ज़्यादा होते हैं। जाति को अगर ध्यान में रखा जाए तो इसको भी एक जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं सामने आता है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने जो अपना कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है, उसको लेकर लगातार
बहस कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों का क्या सोचना है इस पर, इसको लेकर चर्चा जारी। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर।